फटाफट अंदाज में आपको बताता हूं 10 बड़ी कौन सी खबर है जिस पर आज रात हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले 10 बजे 10 रिपोर्ट में 10 खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 10 बजे 10 रिपोर्ट में आज किस पर चर्चा होगी, तो सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बनारस यात्रा की, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचे हैं पीएम मोदी। 17वीं किस्त भी जारी की है किसानों के लिए, क्या कुछ तस्वीरें वहां से थी उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद अगली खबर में हम लोग पहुंचेंगे। अगली खबर होगी स्पीकर से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर अब किसको बनाया जाएगा और प्रोटेम स्पीकर ही अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर फैसला लेगी। कौन बनने वाला है स्पीकर, किसके हाथ में जाएगा और कितना आसान होगा एनडीए के स्पीकर बनाना, इस पर बातचीत करेंगे। तीसरी खबर जो है आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में वो जुड़ी होगी प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर, क्योंकि सियासत एक तरफ तेज हो गई है तो वहीं कांग्रेस जो है और कांग्रेस से कार्यकर्ता इसको लेकर बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। सब कुछ बताएंगे और राजनीति के पद पर प्रियंका गांधी किस तरीके से बढ़ी है ये बताएंगे। अगली खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि कश्मीर में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के ऊपर योग करेंगे। इसके क्या कुछ संकेत हैं और सियासत में कश्मीर में ये जो योग दिवस मनाया जा रहा है इसके क्या कुछ महत्व है, ये हम समझने की आज कोशिश करेंगे। इसके बाद आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस खबर की जिसमें कि मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान को शुरू किया गया है और मोहन यादव, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका आह्वान किया है। क्या कुछ तस्वीरें और खबर है इसको लेकर वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ 10 बजे 10 रिपोर्ट में आगे हम और भी महत्वपूर्ण खबरों पर आज चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बालोदा बाजार में छत्तीसगढ़ की ये पूरी मामला है। छत्तीसगढ़ में बालोदा बाजार हिंसा को लेकर अब क्या स्थिति बन रही है वो हम आपको बताने वाले हैं। अगली खबर में हम आपको बताएंगे इंदौर में किस तरीके से एक मासूम बच्ची ने आत्महत्या कर ली, कारण क्या रहे, पुलिस की जांच पड़ताल क्या कुछ कह रही है, सब कुछ बताएंगे। और इसके बाद 10 बजे 10 रिपोर्ट में हम लोग मॉनसून को लेकर आपको बताएंगे खबर की किस तरीके से गर्मी का जो प्रकोप है अब धीरे धीरे कम हो सकता है और आने वाले समय में बारिश जो है झमाझम आपको आराम पहुंचाएगी। उसके बाद उज्जैन की खबर होगी। उज्जैन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 2 लाख की कीमत का खास आम जो है वो उज्जैन में आया है और उज्जैन में इसको लेकर खरीदार भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और इसके बाद 10 बजे 10 रिपोर्ट में हम बातचीत करेंगे जबलपुर के कहानी की, जहां पर्यावरण को बचाने के लिए एक व्यक्ति की जुनूनी कहानी है। सबसे बड़ी खबर यही रहेगी क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ी हुई खबर है। सबसे पहले आपको 10 बजे 10 रिपोर्ट में हम बनारस लिए चलते हैं, क्योंकि बनारस पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और अपने बनारस जब पहुंचे तो मोदी का बनारसी अंदाज नजर आया। वहां के बनारसी भाषा में यानी कि लोकल भाषा में वो अपने लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें क्या कुछ छलक कर आई हैं, सब कुछ एक रिपोर्ट में पिरोया है। रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार एनडीए को सत्ता के शिखर पर पहुंचाकर पीएम मोदी 18 जून मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने काशी की जनता को उनके अपार जनसमर्थन के लिए धन्यवाद किया। काशी पहुंचकर पीएम मोदी की भावभंगिमा बस बनारस की ही होकर रह जाती है। तभी जाकर जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने वाराणसी पहुंचे तो अपने भाषण की शुरुआत भी मां गंगा की करुण वंदना और खांटी बनारसी अंदाज में की। आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। पीएम मोदी ने इस बार भी वाराणसी से 1,52,513 वोट से चुनाव जीता है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने काशी नगरी से ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिसमें 9 करोड़ 20 लाख किसानों के खाते में सीधे 20,000 करोड़ से भी अधिक की राशि जमा की गई। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मोदी ने बनारस के सभी मतदाता का लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने और तीसरी बार पीएम चुनने के लिए धन्यवाद भी किया। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार
देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। वाराणसी में पीएम मोदी के साथ देश के नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा। किसानों के साथ मोदी सरकार के संबंध पिछले कार्यकाल में सहज रहे नहीं हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के लिए इस बार जिम्मेदारियां बहुत अहम हैं। अपने भाषण में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भगवान बताते हुए कहा कि किसानों की पूजा ही भगवान की पूजा है। किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। मोदी 3.0 में बतौर प्रधानमंत्री किसानों के लिए पहला आधिकारिक हस्ताक्षर करना हो या फिर शिवराज सिंह चौहान जैसे मृदुभाषी और कुशल नेतृत्वकर्ता के हाथों कृषि मंत्रालय सौंपना हो, एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में किसानों को केंद्र में रखकर ही आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जो रिश्ते एनडीए सरकार और किसानों के बीच में सहज नहीं रहे हैं, उन रिश्तों में और कितनी प्रगाढ़ता आ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मोदी 3.0 में निश्चित तौर पर किसान केंद्र में रहने वाले हैं, लेकिन इसका जो सबसे पहला सत्र शुरू होने वाला है मोदी 3.0 का, उसमें जो है संकट थोड़े से बरस सकते हैं स्पीकर पद को लेकर। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है और 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह को, अपने रक्षा मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप एनडीए के तमाम घटक दलों से बातचीत कीजिए और एक आम सहमति बनाने की कोशिश कीजिए। विपक्षी दलों से भी राजनाथ सिंह को बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आज तड़के जो है, आज सुबह राजनाथ सिंह के घर एनडीए के तमाम नेताओं की बैठक हुई और इसको लेकर मंथन किया गया कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। दरअसल बीजेपी ने स्पीकर पद के उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति बनाने के लिए अपनी एनडीए घटक दलों से संपर्क किया था। उनसे पूछा था कि अगर उनके पास कोई नाम है तो वो उनको बताएं। दरअसल आजाद भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर सर्वसम्मति से चुनाव ना हुआ हो, जबकि जाके वोटिंग हुई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, सर्वसम्मति से ही स्पीकर का पद का चुनाव किया गया है। लेकिन इस बार इंडिया ब्लॉक अब स्पीकर का चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, ऐलान कर रही है। विपक्षी गठबंधन कह रही है कि उनको डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो स्पीकर के पद का जो है वो चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्पीकर पद के चुनाव को लेकर इतनी गहमा गहमी क्यों है। दरअसल स्पीकर होता कौन है सदन में, ये आपको सबसे पहले हम समझाते हैं। दरअसल स्पीकर का पद जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि स्पीकर सदन का मुखिया होता है। सभी संसदीय कार्रवाई जो है वो स्पीकर के देखरेख में ही की जाती है। सदन की मर्यादा हो जाए या सदन की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी ये सदन के स्पीकर के पास होती है, अध्यक्ष के पास होती है। मर्यादा और नियमों के उल्लंघन करने पर सांसदों को निलंबित और निष्कासित तक करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। अभी देखा होगा 2023 में एक साथ 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था मर्यादा के उल्लंघन में, और एक सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित भी किया गया स्पीकर के द्वारा, क्योंकि पैसे के एवज में उन्होंने सवाल पूछे थे। और खास बात होती है कि दल बदल की स्थिति में जो अंतिम निर्णय होता है वो स्पीकर का होता है। तो ये कुछ एक पहलू हैं जो कि स्पीकर के पद को बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसलिए स्पीकर का पद जो है वो चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के साथ रहे, ताकि स्पीकर के पद को भी जो है बहुत हद तक बैलेंस कर सके विपक्ष। अब आपको समझाते हैं कि स्पीकर का जो चुनाव होता है वो दरअसल कैसे होता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। सरकार गठन के बाद जो है एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? जो संसद के सबसे सीनियर सांसद होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में स्पीकर का चुनाव भी होता है, और जो नए नवेले सांसद संसद भवन पहुंचते हैं उनको शपथ भी दिलाई जाती है। और प्रोटेम स्पीकर के सामने प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री जो है अपने उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। अगर एक उम्मीदवार है तो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होता है। अगर उम्मीदवारों की संख्या एक से ज्यादा होती है तो फिर बारी बारी से प्रस्ताव रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी की जाती है।
और इसके बाद स्पीकर के पद का चुनाव होता है। डिप्टी स्पीकर के पद का चुनाव भी ठीक इसी तरीके से होता है, लेकिन यहां पर जो है स्पीकर तय करते हैं कि किस दिन चुनाव होगा। बिल्कुल स्पीकर के पद के चुनाव के जैसे ही डिप्टी स्पीकर का पद भी जो है वो चुना जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो है संसद में विपक्ष अपने संख्या बल को देखते हुए डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है, जबकि पिछले दो कार्यकाल में जो पिछला 5 साल रहा है उसमें डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा है। स्पीकर के पद को लेकर लगातार दांवपेच जारी है, लेकिन देखना होगा किसके खाते में जाती है ये। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं हम कांग्रेस के अंदर जो एक 10वां सदस्य लोकसभा के अंदर पहुंचने वाला है प्रियंका गांधी, उनके आसपास किस तरीके से सियासत घूम रही है उसकी कहानी पर हमने पूरी चीज को एक रिपोर्ट में पिरोया है। पहले प्रियंका गांधी की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला किया है। वो अपने रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होंगी। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपनी दोनों सीट वायनाड और रायबरेली पर प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के इस फैसले से उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस को मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की इस ऐलान के बाद गांधी परिवार को लेकर अब सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी खुलकर बोला है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ अन्य कांग्रेसी नेता भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा, और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हें रोक थोड़े रहे हैं। आए वायनाड में, उनका कोई भी नेता, मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़े रहा है उनको। लंबे समय तक चुनावी राजनीति से दूर रही प्रियंका गांधी के लिए ये पहला चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव लड़ने वाली गांधी परिवार की प्रियंका गांधी 10वीं सदस्य होने वाली है। लेकिन गौरतलब है कि वायनाड में सीपीआई की तरफ से भी एक उम्मीदवार खड़ा होने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर कहें, वायनाड सीट से उपचुनाव जीतकर अगर प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंचती हैं, तो संसद में इस बार गांधी परिवार के तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोकसभा में सुनना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संसद कौन पहुंचेगा, विधानसभा कौन पहुंचेगा, ये तो जनता तय करती है। लेकिन आप समझिए, जब सियासत के सबसे बड़े शख्सियत को इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री स्कूल पहुंचे बच्चों के स्वागत के लिए, तो तस्वीर कितनी सुहानी रहती है। दरअसल गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से मध्य प्रदेश के स्कूल खुल गए। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चियों को तिलक लगाकर उनका स्कूल में स्वागत किया। उन्होंने बच्चों से कृष्ण और सुदामा की तरह पक्के दोस्त बनने को भी कहा। और तस्वीरें कितनी निखर कर आई है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज से 3 दिन यानी कि 20 जून तक प्रदेश भर में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने अभियान की शुरुआत की। वे सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के प्रवेशोत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 बच्चों को तिलक लगाकर और किताबों का सेट देकर नए सत्र में स्वागत किया। साथ ही जेईई एडवांस में अच्छी रैंकिंग के साथ पोजीशन बनाने वाले बच्चों को सीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 370 करीब सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत की गई है। यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। और अभी हमारी जो सीएम राइज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश में गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद आज से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं, जिसके लिए सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारना है। अभियान के तहत मंत्री, विधायक, सांसद एक-एक स्कूल को गोद लेंगे। आईएएस और अन्य अधिकारी भी स्कूल को गोद लेंगे और महीने में कम से कम एक बार स्कूल मंत्री जाया करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश भर में 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 35,000 लोग एक साथ योग करने वाले हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए कार्यक्रम की तैयारियों को मंगलवार को रायपुर कलेक्टर और समाज कल्याण विभाग की डायरेक्टर रातिमा यादव ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया है। तस्वीरें कैसी हैं वो आप देख सकते हैं। रायपुर में इस बार भव्य योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में, और रायपुर के कलेक्टर और समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर सब यहीं पर मौजूद है और इस तैयारी का जायजा लेने यहाँ पर पहुँचे। सर, किस प्रकार की तैयारी है, कैसी व्यवस्था रहेगी सर? देखिए, 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा और रायपुर का जिले का सौभाग्य है कि इस योग दिवस के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सबका प्रोत्साहन के लिए रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। हम सब योग करेंगे सर? निसंदेह रूप से हम सब योग करेंगे और योग केवल कार्यक्रम के लिए न करें, योग को प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं। इसी संदेश को देने के लिए एक साथ इतने लोग योग करेंगे। मैम, ये बताइए कि इस बार कितने लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था रखेगी? हमारी व्यवस्था 35,000 के ऊपर की है और नगर निगम का जो पूरा एरिया है जिसमें कि 70 वार्ड में जो हमारे योग प्रशिक्षक होते हैं और वो जो डे टू डे लाइफ में योगा कराते हैं, तो वो पूरी टीम हमारी यहाँ पे आने वाली है। और साथ ही शासकीय अधिकारी कर्मचारी तो होंगे ही, और सामान्य जन से भी ये अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आके यहाँ पे भाग ले और उस दिन योग का कार्यक्रम करें। मुख्यमंत्री भी रहेंगे और बाकी मुख्यमंत्री जी का मुख्य आतिथ्य है और साथ ही माननीय मंत्री समाज कल्याण मैडम की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो इस जगह की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे तैयारी चल रही है और डोम लगाया जा रहा है। 35,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ ये जो तैयारी चल रही है वो देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और योग दिवस पे क्या खास होगा, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसी मंच पर योग करते हुए नजर आएंगे और प्रदेश भर से 35,000 लोग एक साथ यहाँ पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में योग करेंगे। रायपुर से विस्तार न्यूज़ के लिए रवि मिरी।